नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास के प्रश्नोत्तर के क्रम में आज के प्रश्न। समरसिंह का शासनकाल था। समरसिंह का शासनकाल था 1273 से 1302 ईस्वी तक। समरसिंह का शासनकाल 1273 से 1202 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, शत्रुओं की शक्ति का अपरहर्ता किसे कहा गया है? शत्रुओं की शक्ति का अपरहर्ता किसे कहा गया है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रु की शक्ति का अपरहर्ता रावल समरसिंह को कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रु की शक्ति का अपरहर्ता रावल समरसिंह को कहा गया है। अगला प्रश्न, चिरवा के शिलालेख में समरसिंह को कहा गया है। चिरवा के शिलालेख में समरसिंह जी के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो चिरवा के शिलालेख में समरसिंह जी को शत्रुओं का संहारक कहा गया है। चिरवा के शिलालेख में समरसिंह को शत्रुओं का संहारक कहा गया है। अगला प्रश्न, आबू के शिलालेख में समरसिंह के लिए लिखा गया है। आबू के शिलालेख में समरसिंह के लिए लिखा गया है, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। आबू के शिलालेख में समरसिंह को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। अगला प्रश्न, त्रिलोक का राजा किन्हें कहा गया है? त्रिलोक का राजा किन्हें कहा गया है? तो रावल समरसिंह को त्रिलोक का राजा कहा गया है। रावल समरसिंह को त्रिलोक का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न, रावल समरसिंह के कितने पुत्र थे? रावल समरसिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे रावल समरसिंह के। पहला कुंभकर्ण, दूसरा रतनसिंह। पहला जो कुंभकर्ण था, इन्होंने नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। और दूसरे रतनसिंह जी जो हमारे चित्तौड़ के शासक बने। दूसरे रतनसिंह जी जो चित्तौड़ के शासक बने। अगला प्रश्न, रावल समरसिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? रावल समरसिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो समरसिंह के काल के 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। समरसिंह के काल के 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के 5 लेख 1278 से 1299 ईस्वी के। चित्तौड़गढ़ के 5 लेख 1278 से 1299 ईस्वी के। चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी का। आबू का लेख 1285 ईस्वी एवं दरीबा का लेख 1299 ईस्वी प्राप्त हुआ है। समरसिंह के काल के कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ के 5 लेख हैं जो 1278 से 1299 ईस्वी के बीच के हैं, और एक चिरवा का अभिलेख 1273 ईस्वी का, एक आबू का लेख 1285 ईस्वी का, और एक दरीबा का लेख जो 1299 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, रतन प्रभु ससुरी, भावशंकर, पार्श्वचंद्र, शुभचंद्र, वेद शर्मा आदि विद्वान किनके समय के थे? रतन प्रभु सूरी, भावशंकर, पार्श्वनाथ, शुभचंद्र, वेद शर्मा, ये सब विद्वान रावल समरसिंह जी के समय के हैं। ये सब विद्वान रावल समरसिंह जी के हैं। रतन प्रभु सूरी, भावशंकर, पार्श्वचंद्र, शुभचंद्र, वेद शर्मा, ये सब रावल समरसिंह जी के काल के विद्वान हैं।
अगला प्रश्न, रावल रतन सिंह का शासनकाल कब था? रावल रतन सिंह का शासनकाल कब था? तो 1302 ईस्वी से 1303, 1302 से 1303 ईस्वी तक रावल रतन सिंह का शासनकाल था। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक का था। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम पद्मावत है। और इस पद्मावत में इसके अनुसार रतन सिंह की रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम पद्मावत है। इसके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार रतन सिंह की रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम है पद्मावत। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है? अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह है। और इसी पुस्तक का नाम तारीख़ अलाई भी है। एक ही पुस्तक है जिसके दो नाम हैं, खजाइन उल फतूह, पहला नाम है खजाइन उल फतूह और इसी पुस्तक का दूसरा नाम है तारीख़ अलाई। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम खजाइन उल फतूह और तारीख़ अलाई, दोनों ही नाम हैं, दोनों ही एक पुस्तक है। खजाइन उल फतूह और तारीख़ अलाई। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के बारे में बताइए। अमीर खुसरो के बारे में बताइए। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साहित्यकार व युद्ध में उपस्थित थे। इन्होंने युद्ध का कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति बताया है। अमीर खुसरो कौन थे? तो पहले आ गया उनकी किताब का नाम खजाइन उल फतूह या तारीख़ अलाई। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साहित्यकार थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आए थे और युद्ध में साथ में थे, तो युद्ध में उपस्थित थे। तो इन्होंने युद्ध का कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति बताया है। तो इन्होंने कभी रतन सिंह जी और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ? तो कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति बताया गया है। अगला प्रश्न, राघव चेतन कौन था? राघव चेतन कौन था? तो राघव चेतन रतन सिंह का दरबारी विद्वान था। राघव चेतन रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान था। राघव चेतन रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान था, जो कि नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चला गया था। रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान था, जो रतन सिंह जी से नाराज होकर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया था। राघव चेतन कहाँ चला गया था? तो राघव चेतन को देश निकाला दिया जाने से रावल रतन सिंह जी ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया था। तो राघव चेतन को देश निकाला दिया जाने से वह दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। राघव चेतन को देश निकाला दिया जाने से वह दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। अगला प्रश्न, कहते हैं कि रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन भी इसने ही अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। और पद्मावत में है कि भाई रानी पद्मिनी के सुंदरता के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण
किया था। तो रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध कब हुआ? तो रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 28 जनवरी 1303 को युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 28 जनवरी 1303 को युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था जो 28 जनवरी 1303 को हुआ था, ये चित्तौड़ का प्रथम साका था। साका किसको कहते हैं? जिसमें वीर सभी पुरुष तो केसरिया करते हैं, मतलब केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं और अंत तक लड़ाई करते रहते हैं। और महिलाएं जो उनकी रानियां हैं वो जौहर करती हैं, जैसे अग्नि जौहर, जल जौहर, जो आग में जलकर ख़त्म हो जाती हैं, या जल जौहर भी होता है। इन दोनों को मिलाकर साका बोलते हैं, जिसमें एक तो पुरुष तो केसरिया करते हैं और महिलाएं जौहर करती हैं। इन दोनों को मिला के साका बोलते हैं। तो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था ये 28 जनवरी 1303 का, ये मेवाड़ का या चित्तौड़ का प्रथम साका था। कुल 3 साके हुए थे चित्तौड़ में, तो ये प्रथम साका था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार कब हो गया? तो अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था 26 अगस्त 1303 को। पहले लड़ाई चालू हुई 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 से अब इनका जो अलाउद्दीन खिलजी का है ना, वो अधिकार हो गया था 26 अगस्त 1303 को। कुल 6 महीने तक इसने घेरा डाले रखा था चित्तौड़ के ऊपर। अब अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम साका के बारे में बताइए। तो 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी में के मध्य युद्ध हुआ। गोरा बादल सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। जो 1303 में युद्ध हुआ था उसमें रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, तो गोरा बादल नाम के जो सेनापति थे वो शहीद हो गए थे इसमें, और रानी पद्मिनी जी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह जौहर इतिहास का सबसे बड़ा जौहर व चित्तौड़ का प्रथम जौहर कहलाया। वह योद्धाओं ने केसरिया किया। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गोरा बादल सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने भी 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इसमें रतन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और ये इतिहास का सबसे बड़ा जौहर हैं और चित्तौड़ का प्रथम जौहर हैं, और वह योद्धाओं ने भी उस समय केसरिया किया था। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के कितने महीनों के घेरे के बाद चित्तौड़ में शाखा किया गया? तो इसमें 8 माह हैं। तो अलाउद्दीन ने जनवरी से अगस्त तक शायद घेरा ही रखा होगा। तो ये कुल मिला के 8 महीने तक चित्तौड़ पर घेरा रखा और फिर शाखा किया गया था। तब उसका अधिकार हो गया था अगस्त 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो 1303 के चित्तौड़गढ़ युद्ध में सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ काम में आए थे, मतलब शहीद हो गए थे ये अपने 7 पुत्रों के साथ में। ये लक्ष्मण सिंह जी सिसोदा गांव के थे, जो 1303 के चित्तौड़गढ़ के युद्ध में शामिल थे। रतन सिंह जी की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और इनके 7 पुत्रों के साथ में ये शहीद हो गए थे 1303 के प्रथम साके में चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। लक्ष्मण सिंह जी जो सिसोदा गांव के थे। आज का अंतिम प्रश्न,
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? तो 1303 में अगस्त में जब जीत लिया था चित्तौड़गढ़ को, तो उसका नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था। चित्तौड़ को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को खिज्र खां को दे दिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। अगस्त 1303 में जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ को उसने अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। धन्यवाद।